अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे अहम खबर यह है कि आज इमरान खान ने जनरल फैज हमीद का ओपन ट्रायल करने का मुतालबा कर दिया है। उनकी गिरफ्तारी किसने करवाई, यह भी इमरान खान ने बड़ी तफसील के साथ बताया और हुकूमत वक्त का इसके ऊपर रद्दमल जहां पर आया, वहीं पर पाकिस्तान की जो अस्करी ज़राए हैं उन्होंने भी इसका एक बाकायदा जवाब दिया है। अब जो सबूत 9 मई के हैं, क्या उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा और क्या कहीं इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होने जा रहा है? व्यूअर्स, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नून लीग किस तरह से एक सीट हार गई और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 2 लोगों की जमानत के मामले पर आज प्रोसिक्यूशन किस तरह से शर्मिंदा हुई है। व्यूअर्स, लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि आज खान साहब की जेल में जो मीडिया से गुफ्तगू हुई उसमें 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें मीडिया के साथ शेयर की, शहजाद अकबर का रोल और इसके साथ साथ काबीना के अंदर किस किस्म की एविडेंसेस पेश किए गए और मलिक रियाज का इस केस के साथ क्या ताल्लुक था। अडयाला जेल के अंदर जो एहतसाब अदालत के जज है नासिर जावेद राना साहब इस पर समाअत कर रहे हैं और समाअत के आगाज़ पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को ये बताया कि हमारे कौंसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं। इस पर नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी का अदालत में यह कहना था कि वकला सफाई आज 8वीं मरतबा तफ्तीशी अफसर पर जरा नहीं कर रहे और वकला सफाई ताखीरी हरबे जो हैं वो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। नायब प्रोसिक्यूटर ने मजीद ये भी कहा कि इस्लामाबाद कोर्ट ने ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया। 3 मरतबा अगर गवाह पर जरा ना की जाए तो हक के दिफा खत्म हो जाता है। हमने ताहाल हक के दिफा ख़त्म करने की दरख्वास्त नहीं की और नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत से यह भी इस्तदा की कि अदालत वकला सफाई को पाबंद करे कि वह तफ्तीशी अफसर पर अपनी जरा को मुकम्मल करें। इसके बाद जो सबसे अहम खबर हुई व्यूअर्स और जो अदालत के अंदर इस वक्त जो इमरान खान का मौक़िफ़ है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फिर जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से, खान साहब ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है इसको ओपन ट्रायल के तौर पर किया जाए। जनरल फैज़ और मेरा मामला फ़ौज का इंटरनल मसला अब नहीं रहा। मैं साबिक सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद ज़ीरो हो गया, मुझे क्या फ़ायदा देगा उससे रब्ता रखूँ। जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद हीरो नहीं था बल्कि वो ज़ीरो था। 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म फ़ौज के कुछ लोगों ने दिया और वो कौन है मैं कौम के सामने ये हकायक बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, एक लोकल इशू है। अगर 9 मई में साजिश का मरकजी किरदार जनरल फैज़ हमीद है तो आर्मी चीफ से मैं मुतालबा करता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में किया जाए। व्यूअर्स, ये जो मुतालबा है ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब पाकिस्तान के अंदर अदालतों से आप 9 मई को साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहे और दूसरी तरफ जो सबूत थे वो मौजूद नहीं है और अदालतें आपसे बार बार ये सवाल करती हैं कि खुदा के लिए कोई सबूत लेकर आओ। जिस शख्स को तुमने पकड़ा हुआ है उसके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस अगर मौजूद है तो वो अदालत के सामने रखो ताकि सजा और जजा का सिलसिले का बाकायदा आगाज हो सके। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत सबूत नहीं लाती बल्कि ट्वीट्स के ऊपर ट्वीट्स आपको करती हुई नजर आएगी, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो या इसके अलावा अता तारड़ साहब हों, उनके बयानात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर दीगर जमातें जो इनके इत्तेहादी हैं वो आपको बयानिया बनाते हुए बुनते हुए और फिर इस बयानिए को किस तरह से चलाना है एक पॉलिसी डिवाइस करते हुए नजर आएंगे। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरे खिलाफ सारे केसेस कोलैप्स हो चुके, जनरल फैज़ से रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं रहा। आदमी जब रिटायर्ड हो जाता है वो फारिग हो जाता है। 9 मई की साजिश मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई और पता न करें कि मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया, मुझे मालूम है कि मुझे गिरफ्तार करने का ऑर्डर किसने दिया। अब ये जो सवाल है ना कि आदमी रिटायरमेंट के बाद सिफर हो जाता है, अब आप देखिएगा कि लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट्स करना शुरू कर दी हैं और बयानिया क्या बनाया जाएगा कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद से किसी किस्म के फ़ायदे जो है वो हासिल कर रहे थे, इसीलिए जब फ़ायदे पूरे हो गए तो उन्होंने आज ये बयान दे दिया कि अब ये हीरो नहीं बल्कि ज़ीरो है। सर, होता ये है कि जब कोई कुर्सी पर बैठा हो और अगर उसने फ़ायदा किसी से लेना हो तो वो कुर्सी को सलाम करेगा ना, वो उस शख्स को सलाम नहीं करेगा। और DGISI अपनी कुर्सी पर नहीं था, रिटायर हो गया और अगर ये मान भी लिया जाए कि कोई फ़ायदा लिया जा रहा था जिसके सबूत अभी आना बाकी है तो वो फ़ायदा रिटायरमेंट के बाद कैसे था, रिटायरमेंट से पहले अगर ये फ़ायदा लिया जा रहा था तो वो समझ में आता है। इसके अंदर जो लॉजिक है
वो ये है जिसे अब एक्सप्लॉइट जो है वो किया जाएगा। और जो अगली चीज खान साहब ने कही कि जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फायदा दे सकता था, ये अहमक लोग हैं। कहते हैं कि जनरल फैज ने मुझे कोई फायदा पहुंचाया, मेरा फैज हमीद से उस वक्त तक राब्ता रहा जब तक वो DGISI और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान था। जैसे ही फैज हमीद रिटायर्ड हुए, यकीन माने मेरा ना उससे कोई राब्ता रहा और ना ही कोई ताल्लुक है। आर्मी से अगर कोई जनरल रिटायर्ड हो जाए तो वो फारिग हो जाता है और इसके बाद कोई ताकत नहीं होती। ये इमरान खान का एक बाकायदा पैगाम है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने ये मुतालबा भी किया। फिर मलिक रियाज वाला जो चैप्टर है जी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान ये कहते हैं कि हमें मलिक रियाज ने बताया था कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं, फिर हमने क्या तहकीकात करनी थी। मलिक रियाज ने मुझे नहीं कहा था कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं, मुझे शहजाद अकबर ने कहा था कि मलिक रियाज ने बताया है कि ये पैसा चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं। मलिक रियाज के बयान के बाद हम क्या तहकीकात करते, हमें उसकी तहकीकात के लिए बरतानिया जाना पड़ता, सिविल अदालत में केस करते जिसका फैसला आने में 5 साल लग जाते। मलिक रियाज और NCA के दरमियान जो डील थी उसे खुफिया रखना मजबूरी थी, क्योंकि नैब और FIA इसको ओपन कर सकते हैं और इस डील को खुफिया रखना सारी काबीना का मुत्तफिका फैसला था। इसके ऊपर जी एक रद्दमल भी आया। और ये जो NCA वाला मामला है ना, ऑब्वियसली जो डील पाकिस्तान की हुकूमत या नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान हुई, ये 2 प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान ये गुफ्तगू थी, ये मुआहिदा था। और उसमें हुकूमत पाकिस्तान का क्या किरदार था, ऑब्वियसली ये पैसा पाकिस्तान लाना था, स्टेट बैंक में वो पैसा आता और फिर स्टेट बैंक से ये पैसा सीधा जो है वो लैंड करता है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर। और अभी भी ये पैसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर मौजूद है और इसमें इजाफा ही हो रहा होगा, ये कमी नहीं हुई। लेकिन जो तरीक़ेकार अपनाया गया कि ये आपने जो जुर्माना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक, उसमें आपने इसे एडजस्ट क्यों करवाया, ये पूरे का पूरा केस है। और इसके ऊपर अब हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है और बैरिस्टर सलमान और बाकी जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उसके ऊपर अदालत में उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये 2 प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान मुआहिदा था। इस मुआहिदे को खुफिया क्यों रखा गया, इसकी एक बड़ी माकूल सी एक रीज़न जो है वो खान साहब ने दी, क्योंकि बरतानिया के अंदर होता ही है जी कि अगर आपने ये चेक करना हो कि पैसा गलत था या सही है या कौन से मीन से ये पैसा इकट्ठा किया गया, और बरतानिया की सिविल अदालत में आपको जो है जाना पड़ता, पाकिस्तान का पैसा खर्च होता, और फिर ये पैसा अगर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया तो फिर इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ये पैसा तकसीम कर दिया जाता काबीना के अंदर या फिर पाकिस्तान की हुकूमत में जो लोग थे वो अपनी कमीशन लेते, तो फिर इसके अंदर एक गलती है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ या कोई शवाहिद इस रिकॉर्ड के अंदर पेश नहीं किए गए जो इस वक्त नायब अदालत या फिर किसी और अदालत के सामने मौजूद है, या प्रोसिक्यूशन जिसकी बुनियाद के ऊपर ये केस जो है वो चला रही है। व्यूअर्स, अब खान साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो मुतालबा किया कि इनका केस ओपन किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा और पाकिस्तान की आवाम जो सबसे मकबूल लीडर को सपोर्ट कर रही है वो आपसे ज़रूर सवाल करेगी कि आपने मिलिट्री कोर्ट के अंदर एक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का केस चला रहा है और किस बुनियाद पर चलाया। तो आवाम को ये जानने का हक है कि उनके लीडर के बारे में तमाम चीज़ें ओपन ट्रायल के ज़रिए सामने लाई जाएँ। अब गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल आ गया जी। सिक्योरिटी ज़राए क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बानी चेयरमैन, खान साहब का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि बानी चेयरमैन आज फैज़ हमीद से मुतल्लिक जो रिमार्क्स दे रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं, ये हमें आप बताने वाले कौन होते हैं। उन्होंने खैर बदतमीजी से पूछा कि तुम कौन होते हो, बानी चेयरमैन कौन होता है हमें बताने वाला कि फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होगा। अगर बानी चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें ओपन ही होगा, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी चेयरमैन क्या करता रहा और क्या करवाता है। अच्छा, अब ये बात शायद यहाँ पर ख़त्म हो जाती और इसका एक जो रिएक्शन है वो फर्दर भी आया हुकूमत के। जी ये जो तालड़ साहब हैं जो वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने क्या इसका जवाब दिया। वो ये कहते हैं कि फैज़ हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दे, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि बानी PTI के ऐसे बयानात से साबित होता है कि वो शदीद परेशानी और तज़ब्बुब का शिकार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ये भी कहते हैं कि बानी PTI को अपने केसेस पर ध्यान देना चाहिए और वो मुदाखलत कर रहे हैं फ़ौज के अंदरूनी मामलात के अंदर। अब ये एक फ़ौरी तौर पे इसका एक रिएक्शन आया।
रिएक्शन आना था जी, दोनों तरफ से रिएक्शन आया है। और मुझे ये लगता ही है, जो मेरी असेसमेंट है, जब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की, उनके कबीले के सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुनता हूँ, या फिर जो मिनिस्टर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, सबूतों की बात करते हैं, सर हम तकरीबन 1 माह, 1 साल और 3 माह से ये बातें सुन रहे थे। सहूलतकारी हुई, किसने क्या फ़ायदा लिया, 9 मई का बयानिया। पाकिस्तान की अवाम सिर्फ सबूत मांगती है, अदालतें सबूत मांगती है, लेकिन ये सबूत मिल नहीं रहे। और इन सबूतों की बुनियाद के ऊपर हुकूमत का ये ख्याल है कि खान साहब को ये पता चल गया है कि एक मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल होगा और उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, लिहाजा इसलिए इससे पहले एक बयानिया बनाना शुरू कर दो। और इमरान खान कौम को ये आगाह करना चाहते हैं कि चांसेस हैं कि उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर अगर ट्रायल हुआ तो इसके क्या नताइज निकलेंगे पाकिस्तान के लिए, और दुनिया फिर पाकिस्तान के हवाले से क्या बात करेगी। देखें, मिलिट्री कोर्ट के अंदर एक बात आपने याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये फैसला अभी बाकायदा होना बाकी है कि आम सिविलियन का क्या मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, और ये उससे मशरूत होगा। और अगर कोई एविडेंसेस जिनका ताल्लुक जो है वो किसी मिलिट्री कोर्ट से किसी शख्स के साथ है, तो क्या वो किसी सिविल कोर्ट के अंदर पेश किए जा सकते हैं, और फिर उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी, इसके ऊपर भी सवालात होंगे। वो ट्रायल किस माहौल के अंदर किया गया, और उन सबूतों को आप क्या किसी सिविल अदालत के अंदर ले जाकर इमरान खान के खिलाफ कोई चार्जशीट पेश कर सकते हैं, ये भी देखना होगा। तो दोनों तरफ जो है ना, मामला को इतने सादा नहीं है। इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है से ये मशरूत होगा, और फिर किसी मिलिट्री कोर्ट के फैसले का और उसको बुनियाद बनाकर किसी सिविलियन का जो आम अदालत के अंदर केस चलाना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाएगा उस मिलिट्री कोर्ट के ऊपर कि उसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या है, और फिर उसका आपके आम आदमियों के साथ जो मुकदमात होते हैं आम अदालतों में, उसका इतलाक कैसे होगा। तो ये दोनों सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर एक जो दूसरी जो चीज़ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई ना, इसको भी समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जी 9 मई जिना हाउस हमला केस के मुलजिम हैं जी हमाद जावेद, उनकी दरखास्त जमान पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। और वकील दरखास्त गुजार ने क्या कहा कि मुलजिम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्जाम है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार को हजूम ने पत्थर मारकर जख्मी किया। जस्टिस अतरबिल्ला ने यह सवाल किया कि क्या मुलजिम मौके पर मौजूद था और क्या मुलजिम की मौजूदगी की कोई सीसीटीवी फुटेजेस इस वक्त मौजूद हैं। वकील ने बताया जी कि मुलजिम मौजूद नहीं था, मुलजिम की मौजूदगी की कोई सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद नहीं है। अब आपको सारा केस समझ में आ गया कि अदालतें बार बार सबूतों की बात करती हैं। अगर किसी ने किसी पर हमला किया, उसका सबूत क्या है, सीसीटीवी फुटेज जिसमें देखा जा सके कि ये शख्स जो था वो पुलिस कांस्टेबल को डंडे मार रहा था और उसने ज़ख्मी किया। ये सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ये पूछते हैं कि मुलजिम की मौजूदगी के क्या शवाहिद पेश किए गए। वकील ने ये बताया जी कि कोई शवाहिद नहीं है और कोई सबूत भी नहीं दिए गए। अदालत ने समाअत जो है वो गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया और साथ ही प्रोसिक्यूटर से सीसीटीवी फुटेज जो है वो मांग ली है। अब देखना ही होगा कि हुकूमत कौन से नाकाबिले तरदीद सबूत जो है वो पेश करती है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि रिजवान एक जर्नलिस्ट हैं जी लाहौर से, लाहौर की सहाफ़त ही करते हैं, और उन्होंने क्या कहा, 9 मई के सबूत मौजूद हैं और महफूज हाथों में है, लेकिन हुकूमत पेश नहीं कर सकती क्योंकि इससे रियासत पाकिस्तान का आलमी सतह पर मजीद मजाक जो बनेगा। तो सर फिर तो गेम ही ख़त्म हो गई। अगर सबूत मौजूद हैं और आप पेश नहीं कर सकते तो फिर वो ये बयानिया ही चलेगा। खान साहब एक बात करेंगे, मुतालबा करेंगे और फिर अता तारड़ साहब आएंगे, उसका जवाब देंगे। तो ये इसी तरह पिंग पोंग खेलेंगे। इसके अलावा ये सबूत जो हैं वो अदालतों में क्यों नहीं जा रहे, ये एक बहुत बड़ा। अच्छा, इसमें ना एक तो सवाल जो आम एक रैशनल है कि इतनी देर क्यों लग गई। आम आदमी जो कानून की बातें नहीं समझता वो सवाल करता ना कि इतनी देर क्यों लग गई। दूसरी चीज़ ये है कि इसका एक कानूनी भी इम्पैक्ट है, असर है। आप 1.5 बरस के बाद किसी भी अदालत में जिन मुकदमात का जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा करते हैं, अदालत मानती नहीं है और उसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसलों की नज़ीरें मौजूद हैं जिसके मुताबिक ऐसे केसेस 1.5 बरस के बाद नहीं चलाए जा सकते। तो ट्रायल कोर्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इनकी क्या हैसियत जो है वो बनती है। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और सरप्राइज भी नून लीग के लिए आया। NA 97 तांदियावाला से रीकाउंटिंग का केस, इसकी समाअत के लिए आज इसे मुकर्रर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल थे।
इससे पहले 3 नशिस्तों की रीकाउंटिंग वाला केस 3 रुकनी बेंच ने सुना। चीफ जस्टिस और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रीकाउंटिंग दुरुस्त करार दी और जस्टिस अकील अब्बासी ने इससे इख्तलाफ किया। आज एक सरप्राइज फैसला ये आया जी कि एनए 97 तांदियावाला से रीकाउंटिंग के लिए नून लीग के अली गौहर बलोच की अपील खारिज हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का ये फैसला था। तहरीक इंसाफ के साथ बलोच ही रहेंगे। एमएनए और फिर इलेक्शन कमीशन की जो वारदात है वो भी पकड़ी गई है और अली गौहर बलोच जो उनके इस फैसले के अंदर हुआ क्या है, जो ब्रीक वारदात डाली गई। एनए 97 ने, ये जो अली गौहर बलोच हैं जिनका ताल्लुक एनए 97 से था, ने रिटर्निंग अफसर को रीकाउंटिंग की दरखास्त नहीं दी, सीधे इलेक्शन कमीशन के पास गए, दरखास्त डाली और जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंटिंग करवा दी। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बार बार ये पूछा कि उम्मीदवार ने रिटर्निंग अफसर को दरखास्त दी, तो डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि दरखास्त रिकॉर्ड पर नहीं है, जबकि अगर आपने रीकाउंटिंग की दरखास्त देनी हो तो सबसे पहले आप रिटर्निंग अफसर को रीकाउंटिंग की दरखास्त देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अली गौहर बलोच की अपील को खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जी रीकाउंटिंग के हुक्म से पहले बुनियादी हकाइक का जायजा तक नहीं लिया और ये काम नून लीग के हक में हमेशा से होता है और पीटीआई के हमेशा खिलाफ होता है। हम अक्सर लफ्ज यूज करते हैं सहूलतकारी का, तो सरकार और सहूलतकारी क्या होती है, तो ये है वो सहूलतकारी जो हमेशा से होती रही और इसी तरह हम इसके ऊपर तनकीद करते रहेंगे। और ये किसी की किरदार कुशी नहीं है, बल्कि जो डिस्क्रिपेंसीज आपके किरदार में पाई जाती हैं, आपकी बीइंग द इलेक्शन कमीशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिससे आप डिविएट करते हैं, हम उसकी निशानदही इसी तरह करते रहेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूं कि मरियम नवाज ने आज पंजाब के लिए एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट का ऐलान किया और अपनी छत अपना घर, ये जो प्रोजेक्ट है मरियम नवाज का, ऑब्वियसली इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर ये सही मायनों में आप इसे करने में कामयाब हो गए। मैंने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज़्यादा जी तनकीद की मरियम के ऊपर और मैंने कहा जी कि वो क्या बना उस घर का, और आपने कहा कि आज ही मुझे प्रोजेक्ट चाहिए और आज ही आप लेकर आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम को खुश होना चाहिए कि पंजाब के लिए एक बड़ा फैसला किया गया और वो इस पे करने में कामयाब है। लेकिन एक सवाल हमारा ये है, जो इसके अंदर ट्विस्ट है, कि पाकिस्तान की कौमी आपको क्या मिलती है बेवकूफ़ बनाने के लिए, और क्या आपने ठेका लिया हुआ है सबको बेवकूफ़ बनाने का। इसमें ट्विस्ट ये है, अगर आप जाए ना ज़मीन.com के ऊपर और वहाँ पर 5 मरला घर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसके बारे में अगर आप जाकर चेक करें तो पता ही चलता है कि 5 मरले घर में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 88 लाख रुपए खर्च आएगा। 2 कमरे, 2 वॉशरूम्स हैं, एक किचन, एक ड्राइंग रूम, ज़मीन.com के मुताबिक ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलें 88 नहीं होगा, चलें 50 लाख ही लगा लें, हम इसको कम कर देते हैं, 50 भी छोड़ें, चलें 44 लाख लगा लेते हैं, बिल्कुल 50% पे आ जाते हैं। इतना हम बेनिफिट ऑफ डाउट जो है उनको देते हैं। आप क्या कर रही हैं, आपने क्या ऐलान किया कि आपके पास शहरी इलाके में 1 से 5 मरला और दही इलाकों में 10 मरले की ज़मीन है तो हुकूमत पंजाब आपको 15 लाख रुपए आसान अकसात पर बिलासूद कर्जा देगी, जिसकी माहाना किस्त 14,000 होगी। पहले 3 महीने 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, इसके बाद 14,000 रुपए माहाना किस्त देनी पड़ेगी और पंजाब हुकूमत सूद इसका अदा करेगी, लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें कैच ये था कि ये कौम को जरूर बता दें कि 15 लाख में कौन सा घर तैयार होता है, और आप 15 लाख में तो उस घर की जो है वो ईंटें नहीं खरीद सकते। यहां पर पूरे का पूरा घर जो है वो कहा जा रहा है कि हम बनाकर देंगे। तो कौम को खुदा के लिए बेवकूफ़ मत बनाएं, इससे अच्छा क्या होना चाहिए था। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। दुनिया के मॉडल्स को आप फॉलो करें और लंदन दुनिया का महंगा तरीन शहर है, ठीक हो गया। यहाँ पर प्राइवेट ऑनरशिप, शेयर्ड ऑनरशिप का एक कॉन्सेप्ट है और घर बनाकर लोग उस घर को खरीद सकते हैं। अगर एक 3 लाख पाउंड का घर है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसके आप 4 हिस्से कर लें और 4 हिस्से में से अगर आप एक हिस्सा खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, बाकी हिस्सा गवर्नमेंट की मलकियत रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्राइवेट ऑनरशिप और बहुत सारी बैंकों को इन्वॉल्व करके ये स्कीम्स पाकिस्तान के अंदर लाई जा सकती हैं। लेकिन 15 लाख आपने दिया, अब एक तो जी से घर नहीं बनना 15 लाख से, और वो जो पैसा आप घर के लिए दे रहे हैं लोगों ने अपने बिजली के महंगे बिल उतारने में और बच्चों की फीसेस और जो काम फंसे होंगे ना उसमें खर्च करके आपके पास बेतहाशा दरखास्तें आएंगी। यानी घर भी नहीं बनेगा और जो पैसा आप दे रहे हैं वो आपके पॉलिटिकल जो मोटिव्स हैं उनको तो हल ज़रूर करेगा कि आप एक पॉइंट स्कोरिंग कर सकें कि हमने सस्ता घर बनाने के लिए पैसे दिए, सस्ता घर नहीं बन सकेगा। ये जो मॉडल्स थे दुनिया भर में होता है। अब शेयर्ड ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट, वो लोग जो
लंदन में प्रॉपर्टी को अफोर्ड नहीं कर सकते और किराए आसमान को छू रहे हैं, उनके लिए स्कीम निकाली गई कि 75% ऑनरशिप जो है वो सरकार की रहेगी, बारों की रहती है, प्राइवेट हाउसिंग जो सोसाइटीज़ हैं उनकी रहती है, और उसके ऊपर एक कर्ज जो है वो मिल जाता है, घर भी आपका अपना और बहुत ही माकूल पैसों के अंदर। तो ये इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आपको लाने चाहिए थे, लेकिन 15 लाख आप देकर ऐसा लग रहा है कि आपने पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम को एक तरह से फिर जो है वो बेवकूफ़ बनाया है। अब हुआ वहाँ पे एक और भी काम ये है कि इफ्तिताई तकरीब में खातून ने एहतजाज किया और वो ये कहती है कि पहले जिनको आशियाना हाउसिंग स्कीम्स में लेटर्स दिए गए थे उन्हें पहले कुछ दिया जाए, हमें घर नहीं दिए जा रहे, हमारा हक दिया जाए। और ये एक एहतजाज वहाँ पर जो है वो किया गया है। ये आज की हमारी नशिस्त थी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।